हेलो एवरीवन, दिस इज साक्षी वैष्णोई। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, एक ऐसा चैनल जहां पर आपको मिलते हैं किंडरगार्टन से लेकर 12th क्लास तक के सारे ही सब्जेक्ट के वीडियो लेक्चर्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। मैग्नेट ब्रेन्स पर आपको कुछ वीडियोस या कुछ चैप्टर्स पढ़ने के बाद में किसी भी काइंड ऑफ सब्सक्रिप्शन को लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स आप लोगों को प्रोवाइड करवाता है क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। मैग्नेट ब्रेन्स पर आपको वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं रिलेटेड टू सीबीएसई या फिर वो स्टेट बोर्ड हो, वो फिर चाहे हिंदी मीडियम हो या वो हो इंग्लिश मीडियम। इतना ही नहीं, मैग्नेट ब्रेन्स आप लोगों को प्रोवाइड करवाता है वीडियो लेक्चर्स फॉर योर कॉम्पिटिटिव्स ऑल्सो, जैसे कि एनटीएससी, ओलंपियाड एंड मेनी मोर। सो दैट मीन्स कि मैग्नेट ब्रेन्स पर आपको सब कुछ मिलेगा एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट एंड क्वालिटी कंटेंट के साथ में। इसी अच्छी बात के साथ में स्टार्ट करते हैं अपने इस लेक्चर को, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे अपनी क्लास 12th इकोनॉमिक्स में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है फॉर द ईयर 2015। इसमें जो आउटसाइड दिल्ली रीजन के सेट 1, 2 एंड 3 हैं, इन्हें हम लोग करने वाले हैं सॉल्व। नाउ स्टूडेंट्स, एक चीज जिस पे आपको ध्यान देना है और जो ध्यान आपको रखना है, दैट इज अगर हम बात करें 2015 की, तो इन द ईयर 2015 जो हमारी 12th क्लास में इकोनॉमिक्स में जो दो बुक्स फॉलो की जाती थी, वो थी आपकी माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। लेकिन अगर हम बात करें आफ्टर 2020, तो हमारा जो सिलेबस है वो चेंज हो गया। उसके आफ्टर 2020 अब जो दो बुक्स फॉलो की जाती हैं वो कौन कौन सी है? वो है आपकी मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो आपकी 11th क्लास में चली गई है। अब अगर हम बात करें 2015 के क्वेश्चन पेपर की, तो ये जो क्वेश्चन पेपर है इसमें तो आपकी जो दो सेक्शंस थे, सेक्शन ए किस चीज का होगा? आपके माइक्रो इकोनॉमिक्स का, एंड सेक्शन बी आपके मैक्रो इकोनॉमिक्स का। लेकिन इस लेक्चर में हम लोग अपना सेक्शन ए सॉल्व नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि वो चीज तो हम ऑलरेडी 11th क्लास में पढ़ चुके हैं ना, इसलिए हम लोग सेक्शन ए को यहाँ पर नहीं पढ़ेंगे। हम लोग डायरेक्टली सेक्शन बी जो है, दैट इज हमारा जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है, उसे हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। ओके, आई गेस इतनी चीजें क्लियर है। अब जो डाउट आता है वो क्या है कि इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की प्रैक्टिस कैसे करें मैम, उसको कहां से पढ़ें? तो उसके लिए स्टूडेंट्स मैंने आप लोगों के लिए एम्पल नंबर ऑफ वीडियोस ऑलरेडी बना दिए हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाओ, वहां पर आपको सारी प्लेलिस्ट मिल जाएंगी। वहां से आपने जो अभी तक नहीं पढ़ा है उसे पढ़ लो और अपना जो कोर्स है वो कंप्लीट कर लो, और जो प्रैक्टिस है वो भी अच्छे से कर लो। जैसे कि मैग्नेट ब्रेन्स टेस्ट पेपर सीरीज जो है वो आप लोगों ने हर एक सब्जेक्ट की हर एक क्लास में देखी है। सेम वे में 12th इकोनॉमिक्स में भी मैंने आप लोगों को चैप्टर वाइज हर एक चैप्टर का क्या दिया है, टेस्ट प्रोवाइड करवाया है। तो उसी में जो है मैंने इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट आप लोगों को सॉल्व करवाई है। तो आपको क्या करना है, आपको सिंपली जो है उन टेस्ट पेपर को सॉल्व करना है। अगर आप उन्हें कर चुके हो ऑलरेडी तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं किया है तो उन्हें सॉल्व करो। उनका जो है टेस्ट पेपर का पीडीएफ भी आप लोगों को मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और जो सोल्यूशन वाली वीडियोस है वो भी आप लोगों को इजीली मिल जाएगी। तो अगर अभी तक आप लोगों ने अपनी जो स्टडीज है वो कंप्लीट नहीं की है, प्रैक्टिस अगर अभी तक कंप्लीट नहीं किया है, तो जाकर जो है वो प्रैक्टिस आप लोग कंप्लीट कर लीजिए। ओके, तो आई गेस इतनी चीजें क्लियर है। अब चलते हैं अपने जो सेक्शन बी है हमारे 2015 पेपर का, दैट इज कौन सा? मैक्रो इकोनॉमिक्स, उसे सॉल्व करने के। तो अब आता है हमारे सामने सेक्शन बी। अब स्टूडेंट्स एक और चीज जो आप लोगों को जो है थोड़ी सी ध्यान देनी है, दैट इज 2015 में जो हमारे क्वेश्चन होते थे, हम बोलें जो हमारे एग्जाम्स होते थे, वो एक ही बार हुआ करते थे। सिर्फ एक ही टर्म हुआ करता था जिसमें आपका पूरा का पूरा सिलेबस एक ही बार वाले एग्जाम्स में पूछा जाता था, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें 2022 की, तो हमारे पास में अब दो टर्म्स होते हैं, टर्म 1 एंड टर्म 2। टर्म 1 जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप है, जो कि ऑलरेडी हो चुका है। तो अब टर्म 1 में आपका हाफ सिलेबस आ चुका है, हाफ सिलेबस बचा आपके टर्म 2 के लिए। तो अब यहाँ पर जो 2015 का जो क्वेश्चन पेपर है, उसमें जो मैक्रो इकोनॉमिक्स वाला पार्ट है, उसमें से भी मैंने सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस को यहाँ पर लिया है जो कि आपके टर्म 2 के सिलेबस के अकॉर्डिंग है। दैट इज या तो वो आपकी मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम चैप्टर का पार्ट है, या फिर डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट का, ठीक है। ये दो जो है हमारे चैप्टर्स आ रहे हैं फ्रॉम आर मैक्रो इकोनॉमिक्स टर्म 2 में। तो हम जो है
इन दोनों में से जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन क्वेश्चंस को यहाँ पर सॉल्व करेंगे। बाकी के जो क्वेश्चंस मैंने नहीं लिए हैं वो आपके टर्म 2 के सिलेबस का पार्ट नहीं है, इसलिए मैंने उन्हें यहाँ पर नहीं लिया है। ओके, तो आई गेस इतनी चीज भी आप लोगों को अच्छे से क्लियर है। अब आते हैं क्वेश्चन पर कि क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज एग्रीगेट डिमांड इन मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स में एग्रीगेट डिमांड क्या होता है, एग्रीगेट डिमांड हम किसे कहते हैं। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। एग्रीगेट का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, एग्रीगेट का मतलब होता है टोटल, राइट। एंड डिमांड का मतलब क्या होता है, विलिंगनेस एंड एबिलिटी टू परचेज और टू बाय समथिंग, ठीक है। तो एग्रीगेट डिमांड क्या हो जाएगी, पूरी डिमांड, टोटल डिमांड, पूरी जो आपकी कंट्री है वो एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर इन टोटल कितनी डिमांड कर रही है गुड्स एंड सर्विसेज की, कितनी जो है क्वांटिटीज डिमांड कर रही है, उसे हम बोलेंगे एग्रीगेट डिमांड। ओके, तो अब इसकी जो प्रॉपर डेफिनेशन है वो देख लें हम लोग। तो the aggregate demand refers to the total value of a final goods and services which all the sectors of an economy are planning to buy at a given level of income during a period of an accounting year, ठीक है। aggregate demand क्या हो गया, aggregate demand का मतलब है total value of all final goods and services, ठीक है। यहाँ पर हम लिखेंगे all final goods and services, जो कि सारे सेक्टर्स, हमारे जो 4 सेक्टर्स होते हैं, राइट। कौन कौन से 4 सेक्टर्स होते हैं, हाउस होल्ड, फर्म, गवर्नमेंट एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, या फिर हम उसे फॉरेन सेक्टर भी बोल सकते हैं। तो जो चारों ही सेक्टर, या हम बोले कि जो सारे सेक्टर एक साथ में डिमांड कर रहे हैं एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर गुड्स एंड सर्विसेज को, उसे हम एग्रीगेट डिमांड कहते हैं, ठीक है। सो इट रिफर्स टू द टोटल वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज व्हिच ऑल द सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी आर प्लानिंग टू बाय एट अ गिवन लेवल ऑफ इनकम ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर। ऑल राइट, आई गेस ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर है। फिर आ जाओ नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। If MPC is equals to 1, the value of multiplier is, अगर MPC की वैल्यू क्या है, 1 है, तो फिर मल्टीप्लायर की वैल्यू क्या होगी। अब देखो बहुत ही सिंपल, हमें पता है कि मल्टीप्लायर को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, विद द हेल्प ऑफ MPC। मल्टीप्लायर को हम डिनोट करते हैं K से। K is equals to 1 divided by 1 minus MPC जब हम करेंगे तो हमारे पास में K आ जाएगा, ठीक है। तो अब अगर बोला जा रहा है कि MPC आपका क्या है, MPC की वैल्यू आपकी 1 है, तो इसको 1 से सब्स्टिट्यूट कर दो। 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1, 1 माइनस 1 क्या हो गया, 0 हो गया। सो 1 डिवाइडेड बाय 0, ठीक है। तो 1 डिवाइडेड बाय 0 आंसर क्या आएगा स्टूडेंट्स, इनफाइनाइट, राइट। जब आप किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करोगे तो वो क्या आएगा, इनफाइनाइट आएगा। और जब भी हमारे पास में कुछ ऐसा होता है 0 डिवाइडेड बाय 1, 0 डिवाइडेड बाय 2, ऐसा कुछ भी होता है तो हम उसे बोलते हैं कि दिस इज अनडिटरमाइंड या इस वे से, ठीक है। लेकिन जब 0 आपका कहाँ आ जाए, डिनोमिनेटर में आ जाए, तो हम इसे बोलेंगे दैट इज इनफाइनाइट, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा आपका, A is 0, B is 1, C है बिटवीन 0 and 1 एंड D is infinity। तो आपका करेक्ट आंसर होगा और ऑप्शन डी इन्फिनिटी। यहाँ पर इसी चीज को जो है एक्सप्लेन किया गया है कि जो वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर है वो होगी आपकी 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस MPC, दैट refers to marginal propensity to consume। तो इसको और फर्दर बताएं, as we are given that value of MPC as 1, thus the value of multiplier becomes infinity, ठीक है। hence the correct answer is option D। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया आपका, ऑप्शन डी, दैट इज इन्फिनिटी। ऑल राइट, सो आई गेस क्लियर है आप लोगों को ये क्वेश्चन। फिर आ जाए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, इफ द रियल जीडीपी इज 400 रुपीज एंड नॉमिनल जीडीपी इज 450, कैलकुलेट प्राइस इंडेक्स एंड बेस आपको दिया है 100, ठीक है। तो अब आपके पास में रियल जीडीपी है, नॉमिनल जीडीपी, और आपको बोला गया है कि आपको क्या फाइंड आउट करना है, प्राइस इंडेक्स फाइंड आउट करना है। क्या आप इसे फाइंड आउट कर सकते हो, बहुत ही इजीली कर सकते हो। कैसे करोगे, हमें पता है इसका फॉर्मूला क्या होता है, रियल जीडीपी इज इक्वल्स टू नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय प्राइस इंडेक्स मल्टीप्लाइड बाय प्राइस इंडेक्स ऑफ बेस ईयर दैट इज 100, ठीक है।
और ये प्राइस इंडेक्स ऑफ करेंट ईयर होता है। तो अब इसमें आपके पास में रियल जीडीपी है, इसमें आपके पास में नॉमिनल जीडीपी है, बेस तो हमें पता ही है 100 है, हमें फाइंड आउट करना है प्राइस इंडेक्स। क्या हम इसे फाइंड आउट कर सकते हैं? बिल्कुल इजीली कर सकते हैं। सारी जो चीजें हैं उन्हें हमें बस अपने फॉर्मूले में पुट करना है, उसे जो है हमें सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करना और एक जो है अपना आंसर निकालना है, तो आपका जो है प्राइस इंडेक्स आ जाएगा। ऑलराइट, तो आई गेस क्लियर हो गई आप लोगों को चीज की कैसे आप लोग इसे फाइंड आउट करने वाले हो। तो इसका जो प्रॉपर सोल्यूशन है वो देख लें। वी नो रियल जीडीपी इज इक्वल्स टू नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय प्राइस इंडेक्स मल्टीप्लाइड बाय 100 होता है। दैट इज 400 इज इक्वल्स टू 450 डिवाइडेड बाय प्राइस इंडेक्स मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है, प्राइस इंडेक्स को हम ले जाएंगे अपने लेफ्ट हैंड साइड पर, 400 को हम ले आएंगे अपने राइट हैंड साइड पर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका 450 डिवाइडेड बाय 400 मल्टीप्लाइड बाय 100। अब आप क्या कर दो, यहां से जीरोस एंड जीरोस को कैंसिल आउट कर दो, बचा क्या आपके पास में 450 एंड 4। इस 450 को आप डिवाइड कर दो 4 से, तो आपके पास में आंसर आ जाएगा 112.50। ठीक है, आप इन दोनों को डिवाइड करोगे तो आपके पास में कुछ वो आंसर आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका 112.5 क्या है बना है आपका, दिस इज द प्राइस इंडेक्स। ऑल राइट, सो आई गेस क्लियर हो गया। ये क्वेश्चन भी आप लोगों को एकदम ही इजी सा क्वेश्चन था। ठीक है, फिर अब जो है नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन इकोनॉमी इज इन इक्विलिब्रियम। हमें बोला गया है कि इकोनॉमी किस पर है, इक्विलिब्रियम पर है। ठीक है, कैलकुलेट द इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर फ्रॉम द फॉलोइंग। ठीक है, अब इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर हमें निकालना है इनमें से क्या क्या चीजें गिवन है। नेशनल इनकम गिवन है आपके पास में 800 की, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव गिवन है 0.3 एंड ऑटोनॉमस कंजम्पशन गिवन है आपके पास में कितना 100। आपको फाइंड आउट क्या करना है स्टूडेंट्स, आय जो है ये आपको करना है फाइंड आउट, दैट इज इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। ठीक है, अब देखो सीधी सी बहुत ही सिंपल सी चीज है कि हमारी इकोनॉमी इक्विलिब्रियम पर है, सो दैट मींस जब इकोनॉमी इक्विलिब्रियम पर होती है तो इनकम किसके इक्वल हो जाएगी आपकी, सी प्लस आई के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, हमें पता है एट इक्विलिब्रियम एएस इज इक्वल्स टू एडी होता है, तो एएस को मैं वाई लिख सकती हूँ, एडी को मैं एक्सपांड करके सी प्लस आई लिख सकती हूँ, तो वाई इज इक्वल्स टू सी प्लस आई होगा। ठीक है, अब इसके बाद में अगर हम देखें तो नेशनल इनकम आपकी 800 की गिवन है, इस सी को हम फाइंड आउट कर ले। कैसे करेंगे हम सी को फाइंड आउट, बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। हमें पता है सी का फंक्शन क्या होता है, दैट इज कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का फंक्शन क्या होता है, सी इज इक्वल्स टू सी बार प्लस बी वाई। राइट, ये हमें पता है अच्छे से। ठीक है, अब सी बार क्या है आपका, ऑटोनॉमस कंजम्पशन कितना हो गया, ये हो गया आपका 100, बी दैट इज एमपीसी होता है। ठीक है, आपके पास में गिवन क्या है, एमपीएस गिवन है। अब एमपीएस से एमपीसी कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये भी बहुत इजी है। वी नो एमपीसी इज इक्वल्स टू 1 माइनस एमपीएस होता है। ठीक है, दैट इज 1 माइनस 0.3 हम करेंगे तो हमारे पास में एमपीसी आ जाएगा। 1 माइनस 0.3 कितना होगा, ये होगा आपका 0.7 और इसको मल्टीप्लाई करो आपकी इनकम से, दैट इज 800। ठीक है, तो ये आ गया क्या, कितना आपका 100 प्लस, इसमें प्लस क्या करोगे अब 7 into 8 हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, 7 into 8 करोगे तो फिर आपके पास में जो आंसर आएगा उसे आप ऐड कर दोगे किसमें, 100 के साथ में, आपका बन जाएगा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। फिर इस कंजम्पशन को आप क्या करोगे, इस y में से कर दोगे माइनस, दैट इज 800 में से माइनस कर दोगे तो आपके पास में आ जाएगी आपकी इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। ठीक है, एक आप इस मैनर से कर सकते हो फाइंड आउट कि पहले आपने कंजम्पशन निकाल लिया, या फिर आप जो हो कुछ इस वे से भी आपका जो है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर फाइंड आउट कर सकते हो। कैसे, इसको एज इट इज लो, y इज इक्वल्स टू, सी को एक्सपांड कर दो, यहाँ पर सी बार प्लस बी वाई लिख दो और यहाँ पर लिख दो आई। ठीक है, इन सब की वैल्यू लिखो, आई को साथ में चलाओ और इस पूरे को जो है एक साथ में ले जाकर क्या कर दो, सॉल्व कर दो, तो फिर वो आपकी जो लास्ट में वैल्यू बचेगी वो किसकी वैल्यू आ जाएगी, आपकी आई की वैल्यू, दैट इज इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो इन दोनों ही वे से जो है आप फाइंड आउट कर सकते हो, दोनों से ही जो है सेम आंसर आने वाला है। अब देखो सबसे पहले हमने गिवन लिखा, गिवन में हमने लिखा कि y is 800, MPS is equals to 0.3, that is MPC क्या हो जाएगा 1 माइनस MPS, तो ये बन गया हमारा 0.7। ठीक है, यहाँ तक की पिक्चर अच्छे से क्लियर है हमें। उसके आगे चलते हैं, C is equals to 100, ये C बार is equals to 100। ठीक है, C बार आपके पास में कितना गिवन है, 100 गिवन है। Now we know that at equilibrium y is equals to C plus I होता है, that is
सी अब यहाँ से फाइंड आउट कर ले, यहाँ पर हम जो है सबसे पहले सी की वैल्यू को फाइंड आउट कर रहे हैं, सी बार प्लस बी वाई, तो ये हो जाएगा आपका 100 प्लस 0.7 y, ठीक है। बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ y एंड c, यहां पर हमने 800 लिखा इज इक्वल्स टू 100 प्लस 0.7 इंटू 800 प्लस i, ये हो गया आपका 800 इज इक्वल्स टू 100 प्लस 560 प्लस i, ठीक है। इस दोनों को ऐड किया तो ये कितना बन गया, 660 बन गया। अब आपको क्या करना है, इस i को आपने वैसे ही रहने दिया, 660 को इधर लेकर गए तो वो 800 माइनस 660 हो जाएगा, तो i इज इक्वल्स टू 800 माइनस 660, दैट विल गिव यू इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कितना, ₹140 का, ठीक है। तो आपका इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कितना आ गया, 140 आ गया। ऑल राइट, एकदम इजी सा क्वेश्चन था। आई होप सो कि आप लोगों को जो है अच्छे से क्लियर हो गया होगा। जब इकोनॉमी हमारी इक्विलिब्रियम पर है तो बस हमें जो है अपनी इक्विलिब्रियम वाली जो सिचुएशंस होती हैं वो यूज करनी होती है, और अपना जो भी एक पर्टिकुलर एग्रीगेट नहीं गिवन हो, जो भी वेरिएबल नहीं गिवन हो, उसे जो है हमें फाइंड आउट कर लेना होता है, ठीक है। तो आई गेस क्लियर हो गया ये क्वेश्चन आप लोगों को। फिर नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। Giving reasons, explain how the following should be treated in the estimation of national income। हमारे सामने कुछ ये गिवन है और हमें बोला गया है कि रीजंस के साथ में आपको बताना है कि आप इन्हें कैसे ट्रीट करोगे नेशनल इनकम के एस्टिमेशन में। देखो, एक चीज हमेशा याद रखनी है हमें, जब भी हम नेशनल इनकम की बात करते हैं तो उसमें जो भी चीजें हम देख रहे हैं वो हम लोग नॉर्मल रेसिडेंट्स की आईज से देखना है, नॉर्मल रेसिडेंट्स को जो है एक फोकस करके देखना है। अगर आपके रेसिडेंट्स उसमें इन्वॉल्व हैं, अगर आपकी कंट्री के जो रेसिडेंट्स हैं अगर वो इन्वॉल्व हैं तो दैट मीन्स कि वो नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा, और अगर रेसिडेंट्स इन्वॉल्व नहीं है तो फिर वो आपकी नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होता है, ठीक है। जब हम नेशनल इनकम की बात करते हैं तो उसमें हमें डोमेस्टिक टेरिटरी या इकोनॉमिक टेरिटरी को कंसिडर नहीं करना होता है, हमें किसे कंसिडर करना होता है, नॉर्मल रेसिडेंट्स को, ठीक है। तो आप देख लो कि क्या क्या चीजें गिवन है आपके पास में, क्या ये 3 चीजें हैं और इन्हें आप कैसे ट्रीट करने वाले हो वो हमें देखना है। पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट बाय अ फर्म टू अ बैंक, ठीक है। पेमेंट कर रही है एक इंटरेस्ट किसको, एक फर्म जो है वो इंटरेस्ट पे कर रही है एक बैंक को। उसके बाद में पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट बाय अ बैंक टू एन इंडिविजुअल, एक बैंक है जो कि एक इंडिविजुअल को क्या कर रही है, पेमेंट कर रही है इंटरेस्ट का, ठीक है। उसके बाद में थर्ड वाला है पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट बाय एन इंडिविजुअल टू अ बैंक, इंडिविजुअल है जो कि बैंक को क्या कर रहा है, इंडिविजुअल है जो कि बैंक को इंटरेस्ट पे कर रहा है। अब इन तीनों में कौन रेसिडेंट्स नहीं, इनकी जो है कोई इंफॉर्मेशन नहीं गिवन है। तो अब हम देखते हैं कि हम इन तीनों को कैसे ट्रीट करने वाले हैं नेशनल इनकम की कैलकुलेशन में, ओके। तो अब आंसर आता है हमारे पास फर्स्ट वाले का, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट बाय अ फर्म टू बैंक विल बी इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम, दिस इज बिकॉज द फर्म वुड हैव टेकन लोन फॉर प्रोडक्टिव पर्पस, ठीक है। अब यहाँ पर जो है रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट वाली चीज नहीं आ गई, क्योंकि ये सब हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये सारे ही क्या है, रेसिडेंट्स हैं। बट अब इसमें से प्रोडक्टिव पर्पस, कंजम्पशन पर्पस, पर्सनल पर्पस, ये चीज देखकर जो है हम बताएंगे कि ये चीजें आपके नेशनल इनकम में इंक्लूड होगी या नहीं होगी। तो फर्म जो है वो इंटरेस्ट पे कर रही है, मतलब कि फर्म ने जो है लोन लिया होगा बैंक से, तो इसके लिए अब फर्म क्या कर रही है, उसके लिए इंटरेस्ट पे कर रही है। अब फर्म लोन क्यों लेगी, कोई प्रोडक्टिव पर्पस के लिए, ठीक है, जो है फर्दर एक्सपेंशन है किसी भी चीज के लिए, मतलब कि प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज उसमें आएगा। तो सिंपल सी चीज है कि उस पर जो इंटरेस्ट पे किया गया है वो एक काइंड ऑफ फैक्टर पेमेंट, एंड वो बिकॉज प्रोडक्टिव जो है पर्पस के लिए यूज किया जा रहा है, इसलिए उसे हम इंक्लूड करेंगे नेशनल इनकम में, ठीक है। सो दिस इज बिकॉज द फर्म वुड हैव टेकन लोन फॉर प्रोडक्टिव पर्पसेस। फिर सेकेंड वाला आता है पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट बाय अ बैंक टू एन इंडिविजुअल। अब क्या हो रहा है, एक बैंक जो है वो एक इंडिविजुअल को पेमेंट कर रही है। सो पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट बाय अ बैंक टू एन इंडिविजुअल विल बी इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम,
दिस इज बिकॉज द बैंक वुड हैव यूज्ड द सेविंग्स ऑफ द इंडिविजुअल ऑन विच द लोन इज पेड फॉर प्रोडक्टिव पर्पसेस, ठीक है, ऑन विच द इंटरेस्ट इज पेड वी वुड बी टेलिंग। तो क्या हुआ है कि भाई जो बैंक इंडिविजुअल को इंटरेस्ट पे कर रही है तो वो क्यों पे कर रही है? हो सकता है कि जो इंडिविजुअल है उनकी सेविंग्स बैंक के पास में रखी है, तो उस पे जो है सेविंग अकाउंट्स और ये सब हम लोग देखते हैं, तो उस पर क्या मिलता है? इंटरेस्ट मिलता है। तो ये जो अमाउंट या हम बोलें कि ये जो मनी है वो जब बैंक के पास में रखा है, तो बैंक ऐसा थोड़ी ना कि खुद के पास में रखेगी, वो क्या करती है? उसे फर्दर लेंड कर देती है। ये हम लोगों ने अपने मनी एंड बैंकिंग वाले चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़ा है कि उस मनी को क्या किया जाता है, जो बैंक के पास में डिपॉजिट आता है उस डिपॉजिट को फर्दर लेंड किया जाता है, ठीक है। तो फर्दर किस लिए लेंड किया जाएगा? कोई प्रोडक्टिव पर्पस के लिए किया गया होगा, ये हम मान रहे हैं। या हम बोले तो बैंक तो अपना काम कर रही है ना, बैंक का जो एक मेन वर्क है वो क्या है? डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करना और लोन्स प्रोवाइड करना। तो डिपॉजिट एक्सेप्ट कर उस डिपॉजिट को लोन में कन्वर्ट कर बैंक प्रोवाइड कर रही है लोगों को। अब वो जो मनी है, वो जो सेविंग है, वो उस पर जो इंटरेस्ट पे कर रही है, वो हम क्या बोलेंगे कि वो आपके नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा, ठीक है। तो ये दो चीज हो गई। अब उसके बाद में आता है पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट बाय एन इंडिविजुअल टू बैंक। एक इंडिविजुअल है जो कि बैंक को क्या कर रहा है? इंटरेस्ट पे कर रहा है। अब इंडिविजुअल जैसे कि मैं, ठीक है, मैं किसी भी काइंड ऑफ प्रोडक्शन वो नहीं कर रही हूँ, ठीक है, मैं एक फर्म नहीं हूं, मैं प्रोडक्टिव एक्टिविटीज अंडरटेक नहीं कर रही हूँ एट प्रेजेंट। मैं एक इंडिविजुअल हूं, मैं एक कंज्यूमर हूं, ठीक है, एक हाउस होल्ड हूं। अब मैं अगर बैंक को इंटरेस्ट पे कर रही हूं तो मैं क्यों कर रही होंगी? हो सकता है मैंने बैंक से क्या लिया है? लोन लिया है, इसलिए मुझे उस पर इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है, ठीक है। तो मैंने लोन लिया, मैं उस पर इंटरेस्ट पे कर रही हूं, तो ये क्या है? ये हम बोलेंगे कि वो जो मनी मैंने लिया है वो मैंने कोई प्रोडक्टिव पर्पज से नहीं लिया, मेरे कोई कंजम्पशन नीड से लिया। मैंने एक प्रॉपर्टी परचेज की है, उस पर मुझे घर बनाना है, इसलिए मैंने जो है लोन लिया है। तो वो कोई भी काइंड ऑफ प्रोडक्टिव सर्विस में नहीं चेंज हो रहा है, वो तो मेरी कंजम्पशन नीड्स थी। तो अगर एक इंडिविजुअल इंटरेस्ट पे कर रहा है, हम बोलें कि इंडिविजुअल ने लोन लिया है, तो वो प्रोडक्टिव पर्पस से नहीं होगा, ठीक है। इसलिए उस चीज को हम इंक्लूड नहीं करेंगे नेशनल इनकम में। तो पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट बाय एन इंडिविजुअल टू अ बैंक विल नॉट बी इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम. This is because the individual is expected to have taken a loan from consumption purposes rather than for productive purposes. ठीक है, और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि जो इंडिविजुअल है उससे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उसने जो लोन लिया वो उसने कंजम्पशन पर्पस से लिया है रेदर देन फॉर प्रोडक्टिव पर्पसेस. ऑल राइट, तो आई गेस क्लियर हो गया आप लोगों को ये क्वेश्चन भी अच्छे से. ये जो इसके तीनों ही हमारे क्वेश्चंस थे, आई होप सो कि आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गए हैं. ठीक है, अब जो है नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर आते हैं. व्हाट इज डेफिशिएंट डिमांड? एक्सप्लेन द रोल ऑफ बैंक रेट इन रिमूविंग इट. क्या बताना है हमें कि डेफिशिएंट डिमांड क्या होती है और बैंक रेट का क्या रोल है उसे रिमूव करने के लिए. या फिर आप इस वाले क्वेश्चन को आंसर करोगे, या फिर ये जो क्वेश्चन है हमारे पास में, व्हाट इज एक्सेस डिमांड? एक्सप्लेन द रोल ऑफ रिवर्स रेपो रेट इन रिमूविंग इट. ठीक है, एक्सेस डिमांड क्या होती है और रिवर्स रेपो रेट का क्या रोल है उसे रिमूव करने में, हमें ये एक्सप्लेन करना है. अब अगर ये और काइंड ऑफ क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं तो आपको क्या करना होता है? सिर्फ एक ही क्वेश्चन को करना होता है आंसर. लेकिन एट प्रेजेंट जब हम इसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हम दोनों ही क्वेश्चंस को आंसर करेंगे, बिकॉज प्रैक्टिस करने में हमारा एक मेन मोटिव क्या है कि हमें जो है ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करके अपने जो कंसेप्ट्स हैं वो अच्छे से क्लियर करने और बहुत ही अच्छे से जो है प्रिपेयर करना है अपने आप को एग्जाम्स देने के लिए. ठीक है, तो इसलिए अभी हम दोनों क्वेश्चंस को आंसर करेंगे, बट जब ये चीज आपके एग्जाम में आएगी और वाला क्वेश्चन आएगा तो आपको क्या करना होगा? आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही क्वेश्चन को आंसर करना होता है. ठीक है, तो चलो अभी तो दोनों कर रहे हैं तो दोनों जो है हमारे आंसर्स देखते हैं. सबसे पहले फर्स्ट वाला आएगा, व्हाट इज डेफिशिएंट डिमांड? डेफिशिएंट डिमांड क्या होती है स्टूडेंट्स? जब आपकी एग्रीगेट डिमांड आपकी एग्रीगेट सप्लाई से कम हो जाए तो उसे हम बोलते हैं कि यह है आपकी डेफिशिएंट डिमांड.
ठीक है, एग्रीगेट डिमांड इज लेस देन एग्रीगेट सप्लाई, मतलब कि जितनी सप्लाई हो रही है अब लोग उतनी डिमांड नहीं कर रहे हैं। अब डिमांड उतनी नहीं करने का पीछे एक मेन रीजन हो सकता है वो क्या है कि लोगों के पास में मनी नहीं है, ठीक है, इसलिए जो है लोग डिमांड कम कर रहे हैं। अगर हमारे पास में मनी होगा तो ऑब्वियस सी चीज है कि हम ज्यादा चीजें खरीदना चाहेंगे, हम जो है उस मनी को स्पेंड कर कर ज्यादा जो है कंजम्पशन करते हैं। लेकिन जब मनी कम होता है तो हम जो है ज्यादा चीजें नहीं खरीदते हैं। तो सेम वे में जब ओवरऑल सारी पूरी इकोनॉमी में मनी सप्लाई कम हो जाए, ठीक है, इकोनॉमी में जो मनी है वो अगर कम हो जाए तो डिमांड क्या होगी, डिमांड रिड्यूस होगी और वो आपकी सप्लाई से कम हो गई, तो डिमांड इज लेस देन सप्लाई वाली सिचुएशन हुई है। अब उसे हम डेफिशिएंट डिमांड कह देते हैं। अब इसमें जो है बैंक रेट का क्या रोल है इसको रिमूव करने में, तो देखो बैंक रेट बेसिकली होता क्या है स्टूडेंट्स, बैंक रेट वो रेट होता है जिस पर कमर्शियल रेट, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है जिस पर कमर्शियल बैंक जो है सेंट्रल बैंक से मनी लेती है। मतलब कि यह है आपकी सेंट्रल बैंक, दैट इज आरबीआई। आरबीआई ने लोन दिया किसको, कमर्शियल बैंक को, ठीक है, आरबीआई ने किसको लोन दिया है, किसको मनी दिया है, कमर्शियल बैंक को। फिर कमर्शियल बैंक जो है वो हम लोगों को लोन देती है, ठीक है, जो कस्टमर्स हैं, जो जनरल पब्लिक है, हमें लोन कौन देता है, कमर्शियल बैंक देती है। हम लोग डायरेक्टली आरबीआई के पास में कभी भी नहीं जाते हैं और ना ही जा सकते हैं, हम जो है किसके पास जाते हैं, कमर्शियल बैंक के पास जाते हैं। और जैसे हमारी बैंक कमर्शियल बैंक होती है वैसे ही कमर्शियल बैंक की बैंक कौन होती है, आरबीआई होती है, ठीक है। तो अब आरबीआई ने लोन दिया है किसको, कमर्शियल बैंक को। अब जैसे कि हमें पता है कि हम लोग लोन लेते हैं तो हमें उस पर इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, सेम वे में जब कमर्शियल बैंक ने लोन लिया तो उसे क्या करना है, यहां से इंटरेस्ट पे करना है, ठीक है। अब एक सिंपल सी चीज है, मान लो आरबीआई बोल रही है कि उनका जो बैंक रेट है वो कितना है, 10% है, ओके। अगर 100 रुपीज जो है आरबीआई ने लोन दिया किसको, कमर्शियल बैंक को, तो इस पर 10% इंटरेस्ट के साथ में उसे रिटर्न करना पड़ेगा, दैट इज 110 रुपीज रिटर्न करने पड़ेंगे, ठीक है। अब जब यहाँ पर 10% है, 10 रुपए यहाँ पर लिया, कमर्शियल बैंक एक प्रॉफिट मोटिव से वर्क करने वाली बैंक होती है, तो कमर्शियल बैंक अपने कस्टमर्स को जो है ये लोन दे रही है 12% इंटरेस्ट रेट पर, ठीक है। तो अगर 100 रुपीज यहां से लोन लिया जा रहा है तो 112 रुपीज क्या किया जाता है, फिर रिटर्न करना पड़ेगा एक कस्टमर को, ठीक है। वही हम बोल दें कि आरबीआई ने अब जो है अपना बैंक रेट कितना कर दिया, 5% कर दिया, ठीक है। अब 5% करने से क्या हुआ, आरबीआई ने जो लोन दिया है कमर्शियल बैंक को उस पर अब जो वो रिटर्न कर रहेगी तो उसे 105 रुपीज पे करने पड़ेंगे। और वही जो कमर्शियल बैंक है वो बोल रही है कि हम फर्दर जो कस्टमर्स है उन्हें 7% इंटरेस्ट पर लोन देंगे, तो अब कस्टमर्स को 107 रुपीज ही पे करने पड़ेंगे रिटर्न में, ठीक है। तो अब बताओ ज्यादा जो कस्टमर्स है वो 112 रुपीज जब उसे वापस पे करना है, या हम बोले कि जब 12% इंटरेस्ट रेट होगा तब वो ज्यादा लोन लेंगे 7% इंटरेस्ट रेट पर, ऑब्वियस सी चीज है 7% पर, क्योंकि इसमें जो है उन्हें रिटर्न कम करना है, ठीक है। तो जब बैंक रेट क्या किया जाएगा, रिड्यूस किया जाएगा, ठीक है। बैंक रेट को क्या किया जाएगा, बैंक रेट को जब रिड्यूस किया जाएगा तो ये एनकरेज करेगा किसे, ये एनकरेज करेगा आपके जो हमारे जो कस्टमर्स हैं उन्हें कि वो लोग ज्यादा से ज्यादा लोन्स लें, ठीक है। वो लोन लेंगे तो यहां से जो मनी लिया है, लोन लिया है, वो मनी हमारी इकोनॉमी में आएगा, ठीक है। हमारी इकोनॉमी में जब पैसा आएगा, लोगों के पास जब पैसा बढ़ेगा तो वो लोग डिमांड भी ज्यादा करेंगे और जो डेफिशिएंट डिमांड है वो आपकी बढ़ जाएगी और जो हमारी डिजायर्ड लेवल ऑफ डिमांड है वहां तक पहुंच जाएगी, ठीक है। तो डेफिशिएंट डिमांड क्या होती है और बैंक रेट उसे कैसे रिमूव कर सकता है, आई होप सो कि आप लोगों को क्लियर हो गया है। अब हमने फर्स्ट वाला क्वेश्चन समझ लिया, मैं इसी के साथ में आपको सेकेंड वाला क्वेश्चन भी समझा देती हूं, फिर इसके बाद में हम एक साथ में जो है दोनों ही क्वेश्चंस के आंसर देख लेंगे। अब सेकेंड क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट इज एक्सेस डिमांड। डेफिशिएंट डिमांड का अपोजिट क्या हो जाएगा, आपका एक्सेस डिमांड हो जाएगा, ठीक है। एक्सेस डिमांड क्या हो जाएगी, व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज मोर देन एग्रीगेट सप्लाई, तो ऐसी वाली सिचुएशन को हम बोलते हैं एक्सेस डिमांड।
अब आपको आगे बोला गया है एक्सप्लेन द रोल ऑफ रिवर्स रेपो रेट इन रिमूविंग इट, ठीक है। रिवर्स रेपो रेट का क्या रोल है? नाउ व्हाट इज रिवर्स रेपो रेट? जब कमर्शियल बैंक, जैसे हम लोग सेविंग्स करते हैं, हम लोग अपनी जो सेविंग्स हैं वो बैंक के साथ में रखते हैं, कमर्शियल बैंक के साथ में रखते हैं, वैसे ही सेम वे में कमर्शियल बैंक अपनी सेविंग्स किसके साथ में रखती है? अपनी सेविंग्स को डिपॉजिट करती है आरबीआई के साथ में, ठीक है। ये चीज हो गई। जैसे एक जनरल कस्टमर जो है, हम लोग जो है, जो जनरल पब्लिक है, वो अपनी सेविंग्स किसके साथ में रखती है? कमर्शियल बैंक के साथ में रखती है। सेम वे में कमर्शियल बैंक अपनी सेविंग्स आरबीआई के साथ में रख रही है, ठीक है। अब जब हमें पता है कि हमारे जो सेविंग्स अकाउंट होते हैं उस पर हमें क्या मिलता है? उस पर हमें इंटरेस्ट दिया जाता है, ठीक है। जब हम लोग सेविंग्स अकाउंट में अपने जो है मनी रखते हैं तो हमें क्या मिलता है? हमें इंटरेस्ट जो है वो मिलता है, ठीक है। हम लोग इंटरेस्ट रिसीव करते हैं। सेम वे में जब कमर्शियल बैंक ने मनी आरबीआई के पास में रखा तो आरबीआई क्या करेगी? कमर्शियल बैंक को इंटरेस्ट प्रोवाइड करती है, ठीक है। इस पर्टिकुलर इंटरेस्ट रेट को हम कहते हैं रिवर्स रेपो रेट। अगर यहाँ पर रिवर्स नहीं होता और ये रेपो रेट होता तो रेपो रेट इज बेसिकली आपका एग्जैक्टली सेम होता है बैंक रेट से, बस डिफरेंस ये होता है बैंक रेट आपका लॉन्ग टर्म लोन पर होता है और रेपो रेट आपका शॉर्ट टर्म लोन पर होता है। वहीं रिवर्स रेपो रेट की बात करें तो जब कमर्शियल बैंक आरबीआई के साथ में मनी रखती है तो उस पर जो इंटरेस्ट दिया जाता है उसे हम रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। अब देखो सिंपल सी चीज है, मान लो आरबीआई बोल दे कि रिवर्स रेपो रेट जो है उसने कितना कर दिया है भाई? रिवर्स रेपो रेट जो है आरबीआई बोल रही है कि हमारा जो है 2% है, ठीक है। और वहीं जब एक्सेस डिमांड हुई, एक्सेस डिमांड कब होगी? जब लोगों के पास में पैसा बहुत है, ठीक है, मतलब कि इकोनॉमी में मनी है तो तभी जो है एक्सेस डिमांड वाली सिचुएशन। तो पहले मान लो आपका रिवर्स रेपो रेट जो आरबीआई ने बोला था वो 2% था। तो अब जो है आरबीआई ने क्या किया? आरबीआई को दिख रहा है कि भाई एक्सेस डिमांड वाली सिचुएशन है, दैट मींस इकोनॉमी में मनी है, तो अब जो है इकोनॉमी में और मनी नहीं जाना चाहिए। तो और मनी नहीं जाना चाहिए, इसलिए जो कमर्शियल बैंक के पास में मनी है जो कि ये आगे लेंड करेगी उसे लेंड करने से रोको। कैसे रोको? तो आरबीआई ने बोला कि अब जो है हम 7% जो है आपको क्या प्रोवाइड करेंगे? इस पर इंटरेस्ट प्रोवाइड करेंगे अगर आप मनी जो है हमारे साथ में डिपॉजिट करोगे तो। अब कमर्शियल बैंक यहां पर क्या सोचेगी कि भाई ये जो है अपनी फायदे वाली चीज है, अपन जो है अपना मनी आरबीआई के साथ में रख देते हैं, हमें जो है अच्छा अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। तो अब यहां से कमर्शियल बैंक अपना मनी आरबीआई के पास में डिपॉजिट कर देगी, कमर्शियल बैंक के पास में कम मनी बचेगा जो कि वो जो है जनरल पब्लिक को क्या कर सके? लेंड कर सके, ठीक है। तो अब यहां से जो है मनी कम लेंड किया जाएगा। जब मनी कम लेंड किया जाएगा, कम लोन दिए जाएंगे, तो जो कस्टमर्स है, जो जनरल पब्लिक है, जो इकोनॉमी है, उसमें जो एक्सेस मनी सप्लाई है वो कंट्रोल हो जाएगी, ठीक है। और जब एक्सेस मनी सप्लाई कंट्रोल होगी तो आपकी जो एक्सेस डिमांड है वो भी कंट्रोल हो जाएगी, ठीक है। और जो हमारी डिजायर्ड लेवल ऑफ डिमांड है, मतलब कि ऐसी डिमांड जहां पर आपकी एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल हो जाती है डिमांड, उस लेवल पर जाकर वो रुक जाएगी, ठीक है। तो ये रोल होता है आपके रिवर्स रेपो रेट का। आई गेस कि ये चीज भी जो है आप लोगों को क्लियर हो गई है। अब इन दोनों के ही जो प्रॉपर आंसर्स है वो हम देख लेते हैं। जो पूरा एक्सप्लेनेशन था वो मैंने आप लोगों को अच्छे से कर दिया है दोनों ही क्वेश्चन का, एंड आई होप सो कि आप लोगों को दोनों ही क्वेश्चन जो है वो अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। तो अब जो है इनके आंसर्स देखते हैं। सबसे पहले हम ये फर्स्ट वाला देखेंगे। डेफिशिएंट डिमांड, इसे आप लिखोगे डेफिशिएंट डिमांड refers to a situation where the actual or equilibrium level of demand for output is less than the full employment level of output, ठीक है। That is AD2 is less than AD1 situation of deficient demand, ठीक है। अब इस चीज को हम डायग्राम के थ्रू समझ रहे हैं। ये जो AD2 AD1 है उसे हम समझते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर आता है डायग्राम। इस वाले डायग्राम में आप लोग देख सकते हैं ये है हमारी AD2 का कर्व, ये जो आपको नीचे वाला कर्व दिख रहा है वो, और AD1 का जो कर्व है वो आपका ऊपर वाला कर्व है, ठीक है। तो जो ये वाला है आपका AD1 है, ये आपका एक्चुअली हम बोले कि हमारी प्लान्ड डिमांड थी, ठीक है। ये हमारी डिजायर्ड लेवल ऑफ डिमांड है कि इतनी डिमांड जो है सब लोग करने वाले हैं, ऐसा हमें लगा था, ऐसा हमने सोचा था, और उस पर जो हमने ये सप्लाई देखी थी और ये हमारा इक्विलिब्रियम लेवल था फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर। लेकिन एक्चुअली में जो डिमांड हो रही है वो आपकी इससे कम हो रही है,
और इससे कम हो रही है, इसलिए आपका जो ग्राफ है, जो एडी का ग्राफ है, वो आपके ये प्लान्ड वाले से नीचे हमें देखने को मिल रहा है। तो ये बना आपका AD2 का ग्राफ, ठीक है। और ये आप देखोगे कि आपकी AD1 से नीचे है, दैट इज आपकी जब आपका AD2 है, दैट इज योर एक्चुअल डिमांड इज लेस देन योर डिजायर्ड लेवल ऑफ डिमांड, तो इसे हम डेफिशिएंट डिमांड कहेंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पर आप देखोगे कि इस वाले पॉइंट से अगर हम देखें तो हमारी जो AD है वो क्या हो रही है, लेस देन हो जाएगी आपके AS से, ठीक है। So in figure, AD1 and AS represents the aggregate demand curve and aggregate supply curve. The economy is at full employment equilibrium at point E, where AD1 intersects AS curve. At this equilibrium point, or represents the full employment level of output, and EY is the aggregate demand at the full employment level of output, ठीक है। तो ये जो है, ये हमारी डिजायर्ड थी वो AS और AD हो जाती है, ये हमारा इक्विलिब्रियम लेवल हो जाता है, जो कि अभी मैंने आपको बता ही दिया। Let us suppose that the actual aggregate demand for the output is only CY, ठीक है। तो अब मान लो, ये हम अज्यूम कर लेते हैं कि आपकी जो एक्चुअल है वो क्या है, CY है। हमने जो प्लान की थी वो EY थी, लेकिन जो एक्चुअल में हमारी डिमांड हो रही है वो CY ही हो रही है, ठीक है, विच इज लोअर देन EY। ये किससे है, आपके EY से लोअर है। दिस इंप्लाइज दैट एक्चुअल एग्रीगेट आउटपुट डिमांडेड बाय द इकोनॉमी CY falls short of the potential full employment aggregate output EY. Thus the economy is facing a deficiency in demand. This situation is termed as deficit demand, या फिर इसे हम deficient demand कहते हैं, ठीक है। तो जो हमारे एक्चुअल पोटेंशियल फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर होना था वो EY होना था, लेकिन हमारे पास में सिर्फ और सिर्फ CY की जो डिमांड है वो हमें देखने को मिल रही है, ठीक है। नाउ बैंक रेट का क्या रोल है वो अब हम बताते हैं। सो बैंक रेट रिफर्स टू द रेट एट विच द सेंट्रल बैंक प्रोवाइड्स लोन टू द कमर्शियल बैंक, ठीक है। बैंक रेट कौन सा रेट है, ये वो रेट है जिस पर सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को लोन प्रोवाइड करती है। इन केस ऑफ डेफिशिएंट डिमांड सेंट्रल बैंक रिड्यूसेस द बैंक रेट, ठीक है। क्या करेगी भाई, सेंट्रल बैंक रिड्यूस करेगी बैंक रेट को। यही चीज मैंने आपको समझाई थी कि पहले मान लो 10% था, उससे कहां आ गई थी वो 5% पे आ गई, रिड्यूस किया गया था, ठीक है। विच रिड्यूसेस द कॉस्ट ऑफ बोरोइंग्स फॉर द कमर्शियल बैंक। इससे जो होगा, बैंक रेट को कम करने से कमर्शियल बैंक की जो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है, जो कि वो कहां से बोरो कर रही है, RBI से, वो रिड्यूस हो रही है, ठीक है। This implies that people get loans at the cheap rates from the commercial bank. This increases the demand for loans and credits in the market. Therefore, the consumption expenditure increases and finally the aggregate demand increases, ठीक है। तो जब कॉस्ट ऑफ बोरोइंग कम हो रहा है तो इससे जो है अब जो आपके कस्टमर्स हैं वो भी ज्यादा मनी जो है बोरो करने जा रहे हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, जो इकोनॉमी है उसमें मनी सप्लाई बढ़ेगी और जो डेफिशिएंट डिमांड है वो क्योर हो सकेगी, ठीक है। तो ये होता है हमारा जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन था वो आंसर, कि डेफिशिएंट डिमांड क्या होती है और बैंक रेट कैसे हेल्प कर रहा है। अब जो है इसका सेकेंड वाला क्वेश्चन आता है, दैट इज एक्सेस डिमांड एंड रिवर्स रेपो रेट वाला, ठीक है। So excess demand refers to a situation where the actual aggregate demand for output, that is AD2, is above the full employment level of output, that is AD1. Then there exists excess demand, that is if AD2 is more than AD1, situation of excess demand, ठीक है। मतलब कि जो आपकी desired level of output है, जब आपकी desired level of demand है उससे ज्यादा जब आपकी actual demand हो जाएगी तो हम उसे excess demand कहेंगे, ठीक है। और ये इसका डायग्राम बनता है। अब देखो इसमें जो है AD1 आपका नीचे आ गया है और इससे जब ज्यादा आपकी क्या हो रही है, डिमांड की जा रही है, तो वो आपकी एक्सेस डिमांड है, दैट इज AD2 का जो है हमारा कर्व बना है। हमारा जो एक पोटेंशियल लेवल ऑफ आउटपुट पर, हम बोलें कि पोटेंशियल लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट पर जो हमारी डिमांड होनी थी वो EY होनी थी, लेकिन हो कितनी रही है,
FY, ठीक है, इतना पोर्शन ज्यादा है, और ये जो इतना पोर्शन हम ज्यादा देख रहे हैं ये एक्सेस डिमांड हम इसे कहेंगे, ठीक है। So in the figure AD1 and AS represents the aggregate demand curve and aggregate supply curve respectively. The economy is at full employment equilibrium at point E where AD1 intersects AS curve. At this equilibrium point, OY represents full employment level and EY is aggregate demand at the full employment level of output, ठीक है। OY क्या हो गया आपका, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है, और EY है आपका जो आउटपुट एट द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है, ठीक है। अब उसके बाद में लेट अस सपोज दैट द एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड फॉर आउटपुट इज FY, ठीक है। जो एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड है वो कितनी है, FY है, विच इज हायर देन EY, जो कि आपकी इस EY से हायर है, इतना पार्ट आपका हायर है इसमें, ठीक है। This implies that actual aggregate output demanded by the economy FY is more than the potential, that is full employment aggregate output EY. Thus the economy is facing surplus demand. This situation is termed as excess demand, ठीक है। तो ये जो आपका इतना जो पोर्शन है, ये जो ज्यादा हो रहा है, ये हम बोलेंगे कि दिस इज एक्सेस डिमांड। ऑल राइट, तो एक्सेस डिमांड को हमने एक्सप्लेन कर दिया। अब आगे आता है कि रिवर्स रेपो रेट से इसे कैसे हम जो है सही करेंगे। सो रिवर्स रेपो रेट refers to the rate at which the central bank borrows from the commercial banks, ठीक है। रिवर्स रेपो रेट क्या है, ये वो रेट है जिस पर सेंट्रल बैंक बोरो करती है कमर्शियल बैंक से। इन सिचुएशंस ऑफ एक्सेस डिमांड द सेंट्रल बैंक वुड इंक्रीज द रिवर्स रेपो रेट, एंड इंक्रीज इन द रिवर्स रेपो रेट reduces the money supply in the economy, thereby aggregate demand falls, ठीक है। तो जो आपका रिवर्स रेपो रेट है इसमें क्या करना है, इसमें इंक्रीज करना है, और इस चीज को मैंने आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन कर ही दिया कि रिवर्स रेपो रेट को इंक्रीज करने से क्या होगा। तो रिवर्स रेपो रेट को इंक्रीज किया जाएगा, उससे जो है आपकी ये जो एक्सेस डिमांड वाली सिचुएशन है ये क्योर हो सकती है। ओके, तो आई गेस कि आप लोगों को जो है अच्छे से क्लियर हो गया ये क्वेश्चन। इसके जो दोनों पार्ट्स थे आई होप सो कि आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गए हैं, ठीक है। फिर आता है क्वेश्चन कैलकुलेट द नेशनल इनकम एंड प्राइवेट इनकम। अब इस क्वेश्चन में हम लोग प्राइवेट इनकम को फाइंड आउट नहीं करेंगे क्योंकि ये हमारे करंट सिलेबस का पार्ट नहीं है। हम लोग सिर्फ क्या फाइंड आउट करेंगे, नेशनल इनकम। नेशनल इनकम क्या, कौन सा एग्रीगेट होता है, दैट इज NNP8FC, ठीक है। तो अब जो है हमें NNP8FC करना है फाइंड आउट। क्या क्या पर्टिकुलर वेरिएबल्स गिवन है वो देख लें। रेंट, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, नेशनल डेप्थ इंटरेस्ट, वेजेस एंड सैलरीज, करेंट ट्रांसफर्स फ्रॉम गवर्नमेंट, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, कॉर्पोरेशन टैक्स, इंटरेस्ट। फिर उसके बाद में आता है सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर्स, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट अक्योरिंग टू गवर्नमेंट, नेट करेंट ट्रांसफर्स टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड डिविडेंड्स। अब जो हमारे पास में इतने सारे जो वेरिएबल्स गिवन है, इससे हमें क्या समझ में आया, कौन सा मेथड यूज होगा यहाँ पर, तो यहाँ पर मेथड यूज होगा हमारा इनकम मेथड, राइट। बिकॉज जो आपके मैक्सिमम जो यहाँ पर वैल्यूज गिवन है वो इनकम मेथड की गिवन है, तो हम लोग जो है इनकम मेथड को करने वाले हैं यूज। अब इनकम मेथड से हमें कौन सा वेरिएबल मिलता है स्टूडेंट्स, कौन सा एग्रीगेट मिलता है, सॉरी, तो हमें मिलता है अपना NDP8FC, दैट इज जो डोमेस्टिक इनकम है। हमें फाइंड आउट क्या करना है, नेशनल इनकम फाइंड आउट करना है, जो कि होती है हमारी NNP8FC, ठीक है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले तो NDP8FC का जो फॉर्मूला है वो हम अप्लाई करेंगे, उसके बाद में हम उसमें क्या ऐड करेंगे, इस डोमेस्टिक को नेशनल में कन्वर्ट करने के लिए क्या जो है हम इसमें ऐड करने वाले हैं, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। लेकिन अगर हम क्वेश्चन में देखें तो हमारे पास में क्या गिवन है, टू अब्रॉड, ठीक है। यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, ठीक है, ये सेकेंड वाला ही देखो, हम फ्रॉम अब्रॉड होता तो उसे ऐड करते, लेकिन दिस इज
टू अब्रॉड, जब टू अब्रॉड है तो हम उसे क्या करेंगे, जब अपोजिट हो गया है तो साइन को भी अपोजिट कर दो, हम माइनस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले एनडीपी एट एफसी का जो पूरा फॉर्मूला है वो अप्लाई कर दें हम लोग। तो क्या फॉर्मूला आप लोग लेने वाले हो, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम। अब अगर हम लोग देखें तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज हमारे पास में डायरेक्टली गिवन नहीं है, उसके जो कंपोनेंट्स है वो गिवन है, जैसे कि ये हो गई आपकी वेजेस एंड सैलरीज, और एक और कंपोनेंट गिवन है, कौन सा, सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर। तो इसे हम लोग लिख देते हैं सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन, ठीक है। इससे आप शॉर्ट से समझ जाना, अभी जो है फुल में भी हम लोग देख लेंगे आगे पूरी अपनी जो कैलकुलेशन है उसमें। उसके बाद में आता है ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस के कंपोनेंट्स क्या है, रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, ठीक है। रेंट लेंगे हम सबसे पहले यहां से 200 का, उसके बाद में नेक्स्ट क्या गिवन है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, कॉर्पोरेशन टैक्स, और लास्ट में जो है डिविडेंड भी गिवन है। ये तीनों मिलाकर क्या बनते हैं स्टूडेंट्स, ये तीनों मिलाकर प्रॉफिट बनता है, और प्रॉफिट हमारे पास में डायरेक्टली गिवन नहीं है। अगर डायरेक्टली प्रॉफिट गिवन होता तो हम सिर्फ प्रॉफिट की वैल्यू लेते, इन तीनों को नहीं लेते, लेकिन जब हमारे पास में प्रॉफिट नहीं गिवन है और प्रॉफिट के कंपोनेंट्स गिवन है तो हम प्रॉफिट के कंपोनेंट्स को क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो यहाँ पर रेंट लिया, इसमें हम लोग प्लस करेंगे अपना अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, इसमें हम लोग क्या ऐड करेंगे, कॉर्पोरेशन टैक्स, और ऐड करेंगे इसमें डिविडेंड। इन तीनों को मिलाकर बन गया प्रॉफिट। उसके बाद में आया क्या, इंटरेस्ट, तो आप लोग इंटरेस्ट भी लोगे। अब क्या बचा, रॉयल्टी एंड मिक्स्ड इनकम। तो अगर देखा जाए तो रॉयल्टी एंड मिक्स्ड इनकम दोनों ही चीजें नहीं है गिवन, तो जब हम इतना ऐड करेंगे इन सारी वैल्यूज को तो हमें अपना जो है एनडीपी एट एफसी मिल जाएगा। लेकिन हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए एनएनपी एट एफसी। तो एनएनपी एट एफसी को कैसे फाइंड आउट कर लोगे आप, अभी अभी मैंने बताया, हम लोग अगर नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड होती तो उसे प्लस करते, बट अब फ्रॉम अब्रॉड नहीं है, टू अब्रॉड गिवन है तो हम उसे माइनस कर देंगे। नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड जो है इसे माइनस कर दिया जाएगा। तो ये सब कुछ जब हम करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, एनएनपी एट एफसी जो है ये मिल जाएगा। ऑल राइट, सो आई गेस की क्लियर हो गई आप लोगों को चीजें। अब यहां से वैल्यूज देख लें, रेंट लोगे आप 200 का, उसके बाद में नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड 10, ये जो है माइनस करोगे आप, इसे लोगे। नेशनल डेप्थ इंटरेस्ट नहीं चाहिए, वेजेस एंड सैलरीज हम लोग लेने वाले हैं 700 की। उसके बाद में अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, कॉर्पोरेशन टैक्स एंड इंटरेस्ट 20, 30 एंड 150 ये लेंगे। तो इस वाली स्लाइड से हमें इतनी चीजें लेनी है। इसके बाद में नेक्स्ट वाली स्लाइड पर देखें हमें क्या क्या लेना है। तो नेक्स्ट वाली स्लाइड पर आते हैं, सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर्स लिया जाएगा 400 का, देन डिविडेंड्स लिए जाएंगे 50 के, ठीक है। तो इतने सारी वैल्यूज है जो कि हम लोग इसमें अप्लाई कर देंगे तो हमें अपना एनएनपी एट एफसी मिल जाएगा। एक चीज ध्यान देना स्टूडेंट्स, ये क्या लिखा हुआ है, एम्प्लॉयर्स, ठीक है, सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर्स। अगर मान लो यहां पर क्वेश्चन में एम्प्लॉयज गिवन होता, ठीक है, इस आर की जगह पर अगर मान लो यहां पर ई लिखा होता, ये होता आपके सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉइज, तो आप इसको जो है आपकी कैलकुलेशन में कंसिडर नहीं करोगे, ठीक है। सिर्फ अगर एम्प्लॉयर्स ने अगर सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन दिया है तो हम उसे जो है अपनी कैलकुलेशन में लेते हैं। अगर ये बाय एम्प्लॉइज होता तो ये आपकी कैलकुलेशन या ये आपकी नेशनल इनकम का पार्ट नहीं होता। ऑल राइट, सो आई गेस इतनी चीजें क्लियर है। अब जो है इसका आंसर देख लेते हैं। सो नेशनल इनकम इज इक्वल्स टू वेजेस एंड सैलरीज प्लस सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर्स प्लस रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस डिविडेंड प्लस कॉर्पोरेशन टैक्स प्लस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड माइनस नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, ठीक है। तो इसे हमने लिखा एनएनपी एट एफसी इज इक्वल्स टू 700 प्लस 100 प्लस 200 प्लस 150 प्लस 50 प्लस 30 प्लस 20 माइनस 10। तो आप सबसे पहले इन सबको ऐड कर लो और फिर उसमें से आप कर लोगे क्या, -10। तो आपका आंसर आएगा 1240 करोड़ का, ठीक है। दैट इज एनएनपी एट एफसी आपकी कितनी हो गई, एनएनपी एट एफसी हो गई आपकी 1240 करोड़। ऑल राइट, आई गेस क्वेश्चन अच्छे से जो है क्लियर हो गया है।
विद द स्टूडेंट्स, ये जो हमारा आउटसाइड दिल्ली का जो सेट 1 है इसे हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। अब बारी आती है किसकी, सेट 2 की। नाउ एक चीज ध्यान देना कि हम लोग सेट 2 में सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस को यहाँ पर जो है आंसर करने वाले हैं जो कि आपके सेट 1 का पार्ट नहीं है। जब आपके ये डिफरेंट सेट दिए जाते हैं ना, तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जो एग्जैक्टली सिमिलर होते हैं एक दूसरे के, बट कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो कि सिमिलर नहीं होते हैं। तो हम सिर्फ उन क्वेश्चंस को आंसर करेंगे जो कि सिमिलर नहीं है, ठीक है। जो सेट 1 में हम ऑलरेडी आंसर कर चुके हैं उसे हम सेट 2 में एंटरटेन नहीं करेंगे। ऑलराइट, तो अब जो है जल्दी से सेट 2 में कौन कौन से क्वेश्चंस हैं उन्हें आंसर करते हैं और फिर सेट 3 के साइड चलते हैं। तो आपके सामने सबसे पहले क्वेश्चन आया, if the real GDP is 500 and price index base is equals to 100 है, is 125, ठीक है। प्राइस इंडेक्स करंट ईयर का आपके पास में 125 गिवन है और बेस उसका क्या हम लोग मानेंगे, 100 मानेंगे, ओके। कैलकुलेट नॉमिनल जीडीपी। अब देखो बहुत ही सिंपल है, आप लोगों के पास में रियल जीडीपी गिवन है, आप लोगों के पास में प्राइस इंडेक्स गिवन है और आपको बोला गया है कि आपको फाइंड आउट करना है आपका नॉमिनल जीडीपी। तो आप इजीली फाइंड आउट कर लोगे, आपका फॉर्मूला अप्लाई करोगे, रियल जीडीपी इज इक्वल्स टू नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय प्राइस इंडेक्स ऑफ करेंट ईयर, जो कि आपका 125 होगा मल्टीप्लाइड बाय 100, ठीक है। इसे आप यहाँ पर जो है फॉर्मूले में अप्लाई कर दोगे सारी फिगर्स को, तो आपको क्या मिल जाएगी, नॉमिनल जीडीपी की वैल्यू मिल जाएगी। सो रियल जीडीपी इज इक्वल्स टू दिस, ये हो गया 500 इज इक्वल्स टू नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय 125 मल्टीप्लाइड बाय 100। इस 125 को कहां ले जाओ आप, मल्टीप्लीकेशन में ले जाओ, तो ये हो जाएगा 500 मल्टीप्लाइड बाय 125, ठीक है। ये वाला जो 100 है ये कहां जाएगा, डिवाइड में जाने वाला है, इस साइड मल्टीप्लाई में है तो उस साइड डिवाइड में चला जाएगा, ये 100 लिख दिया, जीरोस एंड जीरोस कैंसिल आउट हो गए, 125 मल्टीप्लाइड बाय 5 विल गिव यू व्हाट आंसर, 625। तो आपकी नॉमिनल जीडीपी कितनी आ गई, आपकी नॉमिनल जीडीपी की वैल्यू आ गई 625, ठीक है। तो आई गेस क्लियर हो गया क्वेश्चन अच्छे से, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था। फिर नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर आ जाए। An economy is in equilibrium. Calculate the marginal propensity to save from the following. क्या बोला गया है कि एक इकोनॉमी किस पर है, इक्विलिब्रियम पर है और इनमें ये कुछ हमारे पास में इंफॉर्मेशन दी है, इनकी हेल्प से हमें किसे फाइंड आउट करना है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव करना है फाइंड आउट, ठीक है। देखते हैं क्या क्या गिवन है। नेशनल इनकम गिवन है आपके पास में 1000, ऑटोनॉमस कंजम्पशन गिवन है आपके पास में 100, इन्वेस्टमेंट गिवन है आपके पास में 120। अब इनकी हेल्प से आपको एमपीएस निकालना है, कैसे फाइंड आउट करोगे, देखो बहुत ही इजीली कर सकते हो। अगर स्टूडेंट्स आप लोगों के पास में एमपीसी की वैल्यू आ जाए तो आप एमपीएस उससे फाइंड आउट कर सकते हो, बहुत ही इजीली कर सकते हैं। अब एमपीसी की वैल्यू आपको कैसे मिलेगी, बहुत ही सिंपली मिल जाएगी। इन चीजों को हमें जो है यूज करना है और एमपीसी की वैल्यू निकालनी है। देखो हमें पता है एट इक्विलिब्रियम क्या होता है, y इज इक्वल्स टू सी प्लस आई होता है, ठीक है। अब या तो आप इस y और i को माइनस कर दो, दैट इज 1000 माइनस 120 कर दो, तो आपको कंजम्पशन की वैल्यू मिल गई, ठीक है। तो फिर जब आपको कंजम्पशन की वैल्यू मिल गई तो आप क्या करोगे, c इज इक्वल्स टू सी बार प्लस बी वाई। अब इसमें आपके पास में कंजम्पशन की वैल्यू है, सी बार दैट इज ऑटोनॉमस कंजम्पशन 100 की वैल्यू है, b की वैल्यू नहीं है और y की वैल्यू हमारे पास में है दैट इज 1000। तो आप इससे जो है आपका एमपीसी फाइंड आउट कर लोगे, एमपीसी मतलब कि आपका b हो गया, ठीक है। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, इसी में आप पुट कर दो, इसके आप लिख दो y इज इक्वल्स टू सी बार प्लस बी वाई प्लस आई, ठीक है। अब ये y हो गया हमारा 1000 इज इक्वल्स टू 100 प्लस 1000 b प्लस हमारा इन्वेस्टमेंट कितना है 120। अब इस पूरे को सॉल्व कर देंगे तो b की वैल्यू आ जाएगी, b की वैल्यू मतलब कि एमपीसी की वैल्यू, ठीक है। एमपीसी मिल जाएगा तो उससे आप क्या निकाल लोगे, आपका एमपीएस फाइंड आउट कर लोगे। ऑल राइट, तो आई गेस कि आप लोगों को क्लियर हो गया कैसे हमें जो है पूरी कैलकुलेशन करनी है। अब इसका जो है सोल्यूशन देख लें हम लोग और जो आंसर आने वाला है आपके एमपीएस का वो देख लेते हैं। गिवन हमने लिखा नेशनल इनकम कितनी हो गई आपकी 1000 हो गई, ऑटोनॉमस कंजम्पशन दैट इज इसे ए या इसे हम बोलेंगे सी बार, ये हो गया आपका 100, इन्वेस्टमेंट हो गया आपका 120, ठीक है। तो y इज इक्वल्स टू सी प्लस आई। अब इसे हम लिख रहे हैं कि c इज इक्वल्स टू ये सी बार प्लस बी वाई हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर a अज्यूम किया इसलिए a लिख दिया, तो ये सी बार प्लस बी वाई हो गया। उसके बाद में नेक्स्ट आगे चलते हैं क्या होगा,
y इज इक्वल्स टू 100 प्लस b इंटू 1000 प्लस 120, ठीक है। तो ये जो है ये हमने लिखा 1000 माइनस 120, ये 1000 लिखा इसका, ये 120 इधर आ गया, तो 1000 माइनस 120 इज इक्वल्स टू 100 प्लस 1000 b। इस 100 को भी हम इस साइड ले जाएंगे तो ये 180 माइनस 100 इज इक्वल्स टू 1000 b आ गया, दैट इज 780 इज इक्वल्स टू 1000 b। अब ये b को ऐसे ही रहने दो, 780 डिवाइडेड बाय क्या हो गया 1000 हो गया, 0 0 कैंसिल आउट हो गए, आंसर क्या आएगा आपका 0.78। तो आपका जो एमपीसी है वो क्या हो गया, एमपीसी की वैल्यू आ गई आपकी 0.78, एमपीसी 0.78 आ गया। अब आपको क्या चाहिए, एमपीएस चाहिए। एमपीएस को आप कैसे फाइंड आउट कर लो, 1 माइनस एमपीसी करके, दैट इज 1 माइनस 0.78 करेंगे तो आंसर आ गया आपके पास में एमपीएस का कितना 0.22। ये हो गई आपकी एमपीएस की वैल्यू। ऑल राइट, आई गेस अच्छे से क्लियर हो गया कैसे हमने जो है एमपीएस को किया है फाइंड आउट, ठीक है। एकदम इजी सा प्रोसेस था एंड आई होप सो कि क्लियर हो गई है आप लोगों को ये जो क्वेश्चन है अच्छे से। फिर इसके बाद में आ जाए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर, कैलकुलेट नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस एंड पर्सनल इनकम। अब इस क्वेश्चन में भी हम लोग जो पर्सनल इनकम है इसे फाइंड आउट नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस करेंगे, बिकॉज ये हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, ठीक है। तो देख लेते हैं क्या क्या चीजें गिवन है और कैसे इसे फाइंड आउट करने वाले हैं। So transfer payment by government, government final consumption expenditure, net imports, net domestic fixed capital formation, private final consumption expenditure, private income, net factor income to abroad, closing stock, ओपनिंग स्टॉक, उसे ओपनिंग स्टॉक होगा वो, डिप्रिसिएशन, कॉर्पोरेट टैक्स, रिटेन्ड अर्निंग्स ऑफ कॉर्पोरेशन, ठीक है। तो ये सारी चीजें गिवन है, फाइंड आउट आपको करना है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ठीक है। तो अब देखो सबसे पहले ये जो हमारे पास में जो वेरियस वैल्यूज गिवन है ये कौन से मेथड की वैल्यूज हैं, सो दीज आर ऑफ योर एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड से जो है हमें मिलता है अपना जीडीपी एट एमपी, ठीक है। अब जीडीपी एट एमपी को आपको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, एनएनपी एट एमपी में, ठीक है। तो इस ग्रॉस को नेट में कन्वर्ट करने के लिए क्या किया जाएगा, माइनस डिप्रिसिएशन, इस डोमेस्टिक को नेशनल में कन्वर्ट करने के लिए हम ऐड करते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, लेकिन यहाँ पर टू अब्रॉड गिवन है तो हम इसे माइनस कर देंगे, दैट इज नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड जो है वो इसे हम माइनस कर देंगे, ठीक है। और फिर ये भी मार्केट प्राइस है, ये भी मार्केट प्राइस है, तो उसमें कोई चेंजेस नहीं करनी है। तो आपको जीडीपी एट एमपी दैट इज जो हमारे एक्सपेंडिचर मेथड है उसका फॉर्मूला पुट करने के बाद में ये दो एडजस्टमेंट और करने जिससे कि आपको आपका एनएनपी एट एमपी मिलेगा, ठीक है। तो अब जो फॉर्मूला है सबसे पहले उसे देखेंगे और फिर जो आगे की चीजें अपने वो करेंगे। देखो गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर फॉर्मूला क्या होता है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है, एंड प्लस होगा इसमें नेट एक्सपोर्ट्स। इतनी चीजें करेंगे तो आपको मिलेगा आपका जीडीपी एट एमपी, ठीक है। तो देखो ये लिया हमने गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, नेट इंपोर्ट्स गिवन है, एक्सपोर्ट्स नहीं गिवन है, तो इसे ले लो। यहां पर आप एक्सपोर्ट्स को ऐड करते हो तो अब इंपोर्ट्स को क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे, ठीक है, माइनस नेट इंपोर्ट्स हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन गिवन है स्टूडेंट्स। अब नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन को आप ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में कैसे कन्वर्ट करोगे, इसमें आप ऐड करोगे आपका चेंज इन स्टॉक और क्या एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, इसमें आपको ऐड करना पड़ेगा डिप्रिसिएशन, तब ये जाकर आपका ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन बनेगा। अब यहां पर आप डिप्रिसिएशन को ऐड कर दो, ठीक है। तो फिर आप जो हो जब जीडीपी एट एमपी को एनएनपी एट एमपी में कन्वर्ट करोगे तो आप माइनस कर पाओगे डिप्रिसिएशन, यहां से आप डिप्रिसिएशन को माइनस करोगे तब आपको जो है नेक्स्ट में क्या मिलेगा, नेट मिलेगा। लेकिन मान लो कि हमारे पास में डिप्रिसिएशन नहीं गिवन है क्वेश्चन में, ठीक है, अगर नहीं गिवन होता तो हम यहाँ पर ऐड नहीं करते, यहाँ पर ऐड नहीं करते तो यहाँ पर माइनस भी नहीं करते, बात बराबर है। ऐड कर रहे हो माइनस कर रहे हो, प्लस माइनस इफेक्ट तो वैसे भी उसका जीरो ही हो रहा है, तो अगर ऐसी कोई केस है तो दोनों जगह पर आप नहीं इंक्लूड करोगे तो चलेगा। लेकिन ये मत करना कि आपने यहाँ पर डिप्रिसिएशन को ऐड कर दिया और यहाँ पर माइनस नहीं किया, अगर ऐसा करोगे तो आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। अगर करना है तो दोनों जगह पर आप जो है इसको इंक्लूड करने वाले हो, यूज करने वाले हो, और नहीं तो दोनों ही जगह पर नहीं करोगे, ठीक है। तो आई गेस बात जो है आप लोगों को अच्छे से क्लियर है। तो अब इसमें आप क्या करोगे,
करोगे नेट डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन में, आप चेंज इन स्टॉक और डेप्रिसिएशन को ऐड करोगे तो आपको GDCF मिल जाएगा। चेंज इन स्टॉक कैसे निकालते हैं हम? क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक आपके पास में गिवन है, ओपनिंग स्टॉक भी गिवन है, नेक्स्ट वाली स्लाइड पर है, ठीक है। तो इससे जो है आपको क्या मिल जाएगा? आपका चेंज इन स्टॉक मिल जाएगा। अब यहां से इतनी चीजें हो गई, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर लोगे आप, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड की जरूरत पड़ेगी, हमें उसे माइनस करना है। क्लोजिंग स्टॉक लेंगे हम 8 करोड़ का, उसके बाद में यहां पर आता है हमारा ओपनिंग स्टॉक, ठीक है, दिस वुड बी ओपनिंग स्टॉक, ये आएगा आपका 8, फिर डेप्रिसिएशन आ गया आपका 12, ठीक है। इतनी चीजें हो गई, इन सबको हम इंक्लूड करेंगे, अपने इस फॉर्मूले में पुट करेंगे और अपना जो NNP at MP है इसे कर लेंगे फाइंड आउट। तो NNP at MP इज इक्वल्स टू प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस नेट डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन प्लस डेप्रिसिएशन प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस नेट इंपोर्ट्स माइनस डेप्रिसिएशन माइनस नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, ठीक है। अब इसकी जो सारी वैल्यूज है वो हम लिख देते हैं, 300 प्लस 50 प्लस 60 प्लस 12 प्लस 8 माइनस 8 माइनस माइनस 10, ठीक है। आपका जो चेंज इन स्टॉक है, आप क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करोगे तो आपके पास में माइनस 10 वैल्यू आएगी। ये आपका 8 है और ये भी आपका 8 है, ये सॉरी 0 हो जाएगा, एंड माइनस 10 जो है वो आपके इस नेट इंपोर्ट्स की वैल्यू है, ठीक है, माइनस माइनस 10। तो वो तो आपका चेंज इन स्टॉक तो क्या हो गया? 0 हो गया है, तो इसलिए उसको जो है हमने ये 8 माइनस 8 लिखा, ठीक है। माइनस माइनस 10 दैट इज ये आपका नेट इंपोर्ट्स हो गया, डेप्रिसिएशन आपका 12 हो गया, और नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड ऑलरेडी माइनस में थी इसलिए माइनस माइनस 5 हो गया, ठीक है। अब इसके बाद में क्या कर लो, सबसे पहले इन सबको आप ऐड कर लो, ये तो 0 हो गया, उसके बाद में ये होगा प्लस 10, ये होगा माइनस 12 और ये भी क्या होगा? प्लस 10, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, सॉरी प्लस 5। तो इस वे से जो है आपको इसे करना है, फिर आपको सारे ये प्लस माइनस करना है, आंसर आ जाएगा आपके पास में 425 करोड़ का, ठीक है। दैट इज आपकी जो NNP at MP है उसकी क्या वैल्यू आ जाएगी? 425 करोड़, ठीक है। तो आई गेस की क्लियर है ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से, एकदम इजी सा क्वेश्चन था एंड आई होप सो कि क्लियर भी हो गया है। अब इसके बाद में हम लोग आ जाते हैं अपने आउटसाइड दिल्ली के सेट 3 पर, ठीक है। सेट 2 में जितने भी हमारे वो क्वेश्चंस थे जो कि सेट 1 में नहीं थे या डिफरेंट क्वेश्चंस जो थे उन्हें हमने सॉल्व कर लिया। अब सेट 3 में भी सिर्फ जो डिफरेंट क्वेश्चंस हैं हम उन्हें सॉल्व करने वाले हैं, और जो सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चंस हैं हम उन्हें सॉल्व नहीं करेंगे, उन्हें हम आंसर नहीं कर रहे हैं, ठीक है। सिर्फ जो डिफरेंट क्वेश्चंस है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है, इफ द नॉमिनल GDP इज ₹600 एंड प्राइस इंडेक्स इज 120, जिसमें बेस आपका 100 है, कैलकुलेट रियल GDP। सीधा सीधा फॉर्मूला अप्लाई करना है, रियल GDP इज इक्वल्स टू नॉमिनल GDP डिवाइडेड बाय प्राइस इंडेक्स मल्टीप्लाइड बाय 100। तो बस आपको वही करना है, 600 डिवाइडेड बाय 120 मल्टीप्लाइड बाय 100 करोगे तो आपका जो है रियल GDP की वैल्यू आ जाएगी। सो रियल GDP इज इक्वल्स टू नॉमिनल GDP डिवाइडेड बाय प्राइस इंडेक्स ऑफ करंट ईयर मल्टीप्लाइड बाय 100, दैट इज 600 डिवाइडेड बाय 120 मल्टीप्लाइड बाय 100। 0 और 0 कैंसिल हो गया, 60 डिवाइडेड बाय 12 करोगे तो आंसर कितना आएगा? 5, ठीक है, एंड 5 into 100 आ गया आपका 500। तो रियल GDP की वैल्यू कितनी आ गई? रियल GDP की वैल्यू आ गई आपकी 500, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, आई गेस क्लियर है। फिर आ जाओ नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। An economy is in equilibrium, calculate the national income from the following। एक इकोनॉमी जो है वो किस पर है? इक्विलिब्रियम पर है, और आपको जो है नेशनल इनकम करना है फाइंड आउट। क्या चीजें गिवन है? ऑटोनॉमस कंजम्पशन गिवन है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव गिवन है, और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर गिवन है। तो अब आपको पता है कि एट इक्विलिब्रियम y इज इक्वल्स टू क्या होता है? c प्लस आई होता है। इसे हम थोड़ा और एक्सपैंड करें, सो दैट वुड बी y इज इक्वल्स टू c बार प्लस बी वाई प्लस आई, ठीक है। इस y को ऐसे ही लिखो, c बार दैट इज ऑटोनॉमस कंजम्पशन आपका 120 है, by कितना होगा स्टूडेंट्स? आपका मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव 0.2 है, हमें b चाहिए, दैट इज हमें MPC चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? 1 माइनस 0.2, तो ये हो गया आपका 0.8, ठीक है। तो यहां पर हमने लिखा 0.8y एंड प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर हमारा 150 का। अब इसे हम सॉल्व कर दें, इस 0.8y को हम इस साइड लेंगे, तो y माइनस 0.8y विल गिव यू 0.2y इज इक्वल्स टू 120 एंड 150 को क्या कर दो? ऐड कर दो, तो ये हो जाएगा आपका 270, ठीक है। नाउ इस y को यहीं रहने दो और 270
डिवाइडेड बाय 0.2 कर दो, इसको डिवाइड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। आपकी जो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ जो इनकम है वो निकल जाएगी। ऑल राइट, तो आई गेस कि आप लोगों को जो पूरा प्रोसेस है ये अच्छे से क्लियर हो गया, कैसे आप फाइंड आउट करने वाले हो। अब जो है एक बार सिस्टमैटिकली इसका आंसर देख लें। देखो गिवन में हमने लिखा ऑटोनॉमस कंजम्पशन 120 एमपीएस दैट इज 0.20 है, तो बी मतलब कि एमपीसी कैसे निकाला, 1 माइनस एमपीएस करके, जिसकी वैल्यू आ गई हमारे पास में 0.8। ठीक है, अब आगे चले, आय है हमारे पास में कितना 150 का। ठीक है, तो ये y हमें फाइंड आउट करना है। y इज इक्वल्स टू सी प्लस आई है, सबसे पहले कंजम्पशन निकाला हमने, c इज इक्वल्स टू a प्लस बी वाई। ये a जो है ये आपका ऑटोनॉमस कंजम्पशन है, इसे आप c बार से जानते हो, c बार से लिख दो, a से लिखा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बाकी c बार से हमें ज्यादा अच्छे से पता है तो हम इसे c बार लिख देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका c बार प्लस बी वाई, दैट वुड बी 120 प्लस 0.8 वाई। अब इसको हमने इस वाले में पुट कर दिया, दैट इज y इज इक्वल्स टू 120 प्लस 0.8 वाई प्लस 150, इन दोनों को ऐड कर दिया 270 हो गया, और इसे इधर ले गए 0.8 वाई को जो है हम अपने लेफ्ट हैंड साइड पर ले गए, तो ये बन गया आपका 0.2 वाई इज इक्वल्स टू 270। इसे हम इस साइड ले आए, जब आपने इसको सॉल्व किया तो आंसर क्या आ गया आपके पास में 1350। ये बन गई आपकी y की वैल्यू, दैट इज जो हमारी इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम है वो कितनी हो गई, ₹1350। ऑल राइट, आई गेस क्लियर है ये क्वेश्चन, एकदम इजी सा था एंड आई होप सो कि क्लियर भी हो गया है आप लोगों को। अब आ जाए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस एंड ग्रॉस नेशनल डिस्पोजेबल इनकम। अब इस क्वेश्चन में ये जो है हमारा ग्रॉस नेशनल डिस्पोजेबल इनकम, इसे हम लोग फाइंड आउट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि ये हमारे करंट सिलेबस का पार्ट नहीं है। 2015 में ये सिलेबस का पार्ट हुआ करता था, इसलिए ये जो है आपका एग्जाम में आया था, लेकिन अब जो है ये हमारे सिलेबस में नहीं है, इसलिए हम इसे सॉल्व नहीं कर रहे हैं। हम लोग सिर्फ और सिर्फ क्या निकालेंगे, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस फाइंड आउट करने वाले हैं। देखते हैं क्या क्या वैल्यूज गिवन है। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ओपनिंग स्टॉक, consumption of fixed capital, imports, government final consumption expenditure, net current transfers to the rest of the world, gross domestic fixed capital formation, closing stock, एक्सपोर्ट्स एंड नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। ठीक है, इतनी चीजें आपके पास में गिवन है। अब आपको करना है एनडीपी एट एमपी को फाइंड आउट। अब जो वैल्यूज गिवन है वो सारी आपके किस मेथड की है, एक्सपेंडिचर मेथड की। एक्सपेंडिचर मेथड से हमें मिलता है अपना जीडीपी एट एमपी। ठीक है, इसका फॉर्मूला हम लोग लिख दें, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो कि डायरेक्टली गिवन है, उसके बाद में गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ये भी डायरेक्टली गिवन है। इसके बाद में इसमें हम ऐड करेंगे ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, हमें चाहिए ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, तो इसके लिए इसमें हम चेंज इन स्टॉक को ऐड करेंगे। चेंज इन स्टॉक क्या होगा आपका, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, ये हम करने वाले हैं। और इसमें हमें ऐड करना है नेट एक्सपोर्ट्स को। नेट एक्सपोर्ट्स आपके पास में डायरेक्टली गिवन नहीं है, आपके पास में एक्सपोर्ट्स गिवन है और इंपोर्ट्स गिवन है, तो आप क्या करोगे, एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स करोगे। तो इतने से आपको मिलेगा आपका जीडीपी एट एमपी। आपको चाहिए है एनडीपी एट एमपी, तो आप क्या कर दोगे, इसमें से बस सीधा सीधा हमें माइनस कर देना है डेप्रिसिएशन को, दैट इज कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। ठीक है, तो आपको जो है एनडीपी एट एमपी मिल जाएगा। ऑलराइट, तो ये पूरी प्रोसेस हम करेंगे तो हमें जो है अपना एनडीपी एट एमपी मिल जाएगा। देख लेते हैं हम वैल्यूज क्या क्या है। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 400 लेने वाले हैं, ओपनिंग स्टॉक ये लेंगे हम 10 और ये लेंगे हम क्लोजिंग स्टॉक अपनी 20 की, तो 20 माइनस 10 करेंगे तो वो अपनी क्या निकलेगी, चेंज इन स्टॉक निकलेगा। ठीक है, यहां पर हमें उसे यूज करना है। उसके बाद में कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल की जरूरत है, ये डेप्रिसिएशन होता है जिसे हमें माइनस करना होगा 25 का। इंपोर्ट्स की जरूरत हमें होगी, हमें एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स करना है, तो इस 15 को भी हम लेने वाले हैं। उसके बाद में गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हम लोग लेंगे 90 का, नेट करेंट ट्रांसफर्स नहीं चाहिए, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन 80। ठीक है, इतनी वैल्यूज इस वाली स्लाइड से ले ली। अब जो बची हुई वैल्यूज है वो हम अपनी नेक्स्ट वाली स्लाइड में देख लेते हैं कि और क्या है।
तो ये यहाँ पर आ गया हमारे एक्सपोर्ट्स, ठीक है। इंपोर्ट्स आपने लिए कितने, इंपोर्ट्स है आपके पास में 15 एंड एक्सपोर्ट्स है आपके पास में 10, तो 15 माइनस 10 करेंगे, ओके आपका सॉरी 10 माइनस 15 करेंगे, एक्सपोर्ट्स 10 है इंपोर्ट्स 15 है, तो 10 माइनस 15 करेंगे तो आंसर आपका -5 आएगा। तो ये सारी वैल्यूज हम लोग यूज करेंगे और अपना जो एनडीपी एट एमपी है इसे कर लेंगे फाइंड आउट, ठीक है। तो अब देख लेते हैं इसका आंसर। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल एट मार्केट प्राइस इज इक्वल्स टू प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज इन स्टॉक प्लस नेट एक्सपोर्ट्स एंड माइनस डिप्रिसिएशन, ठीक है। तो ये लिखा हमने 400 प्लस 90 प्लस 80 प्लस 20 minus 10 that is closing minus opening plus 10 minus 15 that is exports minus imports and minus 25, ठीक है। तो आप सबसे पहले आप इन्हें ऐड कर लो, उसके बाद में ये आ जाएगा आपका 10, ये आ जाएगा आपका -5, ये आ जाएगा आपका -25, ठीक है। तो इन्हें ऐड कर लो, उनमें से फिर ये जो है हमें अपने एडजस्टमेंट करने हैं, ये प्लस है, तो आपके पास में जो आंसर है वो आ जाएगा 550 करोड़ का, ठीक है। दैट इज जो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस है, इसका क्या आंसर आ गया आपके पास में 550 करोड़। ऑल राइट, सो आई गेस की क्वेश्चन जो है अच्छे से आप लोगों को क्लियर हो गया है कि कैसे जो है हमें इसे सॉल्व करना है, ठीक है। विद दिस हमारा ये जो आउटसाइड दिल्ली का सेट 3 है ये भी कंप्लीट हो जाता है। तो हमारा यहाँ पर जो 2015 में आउटसाइड दिल्ली के सेट 1, 2 एंड 3 है, तीनों ही कंप्लीट हो गए हैं एंड आई होप सो कि आप लोगों को ये अच्छे से क्लियर भी हो गया है, ठीक है। अब जो है इस वीडियो को एंड करने से पहले एक जो छोटी सी चीज हम लोग सीख लेते हैं वो ये है कि मैग्नेट ब्रेन्स की जो वेबसाइट है दैट इज www.magnetbrains.com, उससे वीडियोस कैसे एक्सेस करना है। बहुत ही सिंपल है, आपको गूगल ओपन करना है, सर्च करना है www.magnetbrains.com, तो जो वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगी। उसे जब आप स्क्रॉल करोगे तो आपको कुछ ये दिखेगा, एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज। इसके अंदर आपके पास में वेरियस क्या है ऑप्शंस हैं, आपको जो पढ़ना है उस पर क्लिक करना है। जैसे कि हमें क्लास 12 इकोनॉमिक्स पढ़ना है तो ये सीबीएसई इंग्लिश मीडियम पर गए, इसमें आप देख रहे हो टर्म 2 एग्जाम 21-22, फिर क्लास 12, तो आपको जो भी पढ़ना है उस पर जाना है, ठीक है। तो अगर आपको टर्म 2 पर जाना है आप उस पर क्लिक कर दोगे, क्लास 12 के जो हमारे ओवरऑल पूरे जो टर्म 1 टर्म 2 है उस पर जाना है, तो ये क्लास 12 पर आपने क्लिक किया। जैसे ही आप क्लास 12 पर क्लिक करोगे इसमें अवेलेबल जितनी भी प्लेलिस्ट है, सारे ही सब्जेक्ट की जितनी भी प्लेलिस्ट है वो सारी आपको विजिबल हो जाएंगी। आपको स्टार्टिंग में कुछ ये दिखेगा, इसे आपको स्क्रॉल करना है, जब आप स्क्रॉल करोगे तो आपके सामने कुछ ये भी आ जाएगा। अगर हम इकोनॉमिक्स की बात करें तो इकोनॉमिक्स की आपके सामने 4 प्लेलिस्ट है। 4 किस चीज की, 2 फॉर मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड 2 फॉर इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। दो क्यों है, एक एनसीईआरटी एक संदीप गर्ग है, ठीक है। इसलिए ये 4 प्लेलिस्ट है, हर एक चीज जो है अलग अलग प्लेलिस्ट में आपके पास में सिस्टमैटिकली अरेंज्ड है। अब इन चारों में से आपको जो भी पढ़ना है आपको करना है उस पर क्लिक, ठीक है। ये जो वॉच नाउ लिखा है ना, इस वॉच नाउ पर क्लिक कर देना है जो भी आपको पढ़ना है। जैसे आप वॉच नाउ पर क्लिक करोगे कुछ ये ओपन होगा, जिसके भी वॉच नाउ पर क्लिक किया, जैसे कि हम पढ़ रहे हैं इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का एनसीईआरटी, तो जब हमने उसके वॉच नाउ पर क्लिक किया तो कुछ ये आया। ये जो हम देख रहे हैं वॉच चैप्टर वाइज वीडियोस, इसके अंदर सारे चैप्टर्स एकदम सिस्टमैटिकली अरेंज्ड है और उनके जो टॉपिक्स है वो भी सिस्टमैटिकली अरेंज्ड है। आपको जिस भी चैप्टर का टॉपिक पढ़ना है उस पर क्लिक किया, उसके अंदर के जो टॉपिक्स है वो आपको विजिबल होंगे। वॉच नाउ का ऑप्शन आएगा, वॉच नाउ जहां पर दिख रहा है वहां पर क्लिक कर देना, तो जो वीडियो है वो प्ले हो जाएगा। आप इस वीडियो के डाउन साइड पर देख सकते हो नेक्स्ट वीडियो का ऑप्शन, अगर नेक्स्ट वीडियो पर जाना है यहाँ पर क्लिक करना, नेक्स्ट पर नहीं जाना है कुछ और देखना है यहाँ से कैंसिल करना। कैंसिल करने से जो वेबसाइट का होम पेज है वो फिर से ओपन होगा, फिर से सेम प्रोसेस आपको अप्लाई करनी है और इसी वे में आप किसी भी क्लास के किसी भी सब्जेक्ट के किसी भी टॉपिक को बहुत ही इजीली एक्सेस कर सकते हो। ऑल्सो स्टूडेंट्स, ये सारी चीजें आप लोगों को मैग्नेट ब्रेन्स के ऐप पे भी मिल जाएगी एकदम इसी मैनर में अरेंज्ड, तो आप लोग बहुत ही इजीली जो है आपके वीडियो लेक्चर्स एक्सेस कर सकते हो फ्रॉम आवर वेबसाइट एंड ऐप। ऑल्सो स्टूडेंट्स, हमारा जो यूट्यूब चैनल है मैग्नेट ब्रेन्स, आप लोग इसे सब्सक्राइब करें, इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें एंड ऑल्सो डू लाइक द वीडियोस। थैंक यू।